शाक और कोली वंश के बीच में युद्ध ना हो। तो कोली और शाकों के बीच शांति स्थापित हो जाने का समाचार 5 परव्राजकों से प्राप्त होने पर गौतम ने तो बहुत बेचैनी हुई। अकेले में वह गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगा कि क्या अब भी परव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई औचित्य रह गया है। उसने अपने आप से प्रश्न किया कि वह किस लिए अपने बंधु और परिवारजनों को, राज्य की जनता को छोड़कर आए थे। उसने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है। सम्मानित सभी श्रोतागण, यह ध्यान दें कि सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग का खास मकसद यह था कि शाक और कोलियों के बीच में युद्ध ना हो। और चूंकि शाक के संग निर्णय ले चुका था युद्ध करने का, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग न लेकर के उसे टालने के लिए अंतिम समय तक प्रयास किया। और वो शांति की खोज में निकले कि मनुष्यों के बीच में जो समस्या है, क्या वो समाधान बुद्धि बल के आधार पर, तर्क के आधार पर, क्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। जाते समय वो संदेश देके गए थे कि आप लोग कोली वंश के विरुद्ध युद्ध न हो, इसके लिए कपिलवस्तु में जनमत तैयार करना। सिद्धार्थ गौतम के जाने के बाद में और उनके सामने ही एक सैनिक ने एक प्रस्ताव रखा था कि तत्काल सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग होने पर और युद्ध छेड़ देने पर निश्चित रूप से राजा प्रसेनजित को यह संदेश जाएगा कि शाक संघ ने ही कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को देश निकाला दिया है और तुरंत युद्ध छेड़ दिया गया है। इन दोनों के बीच में कोई न कोई संबंध होगा, तो वो शाक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। उस समय एक युवक ने प्रस्ताव रखा कि कुछ समय के लिए युद्ध को टाल दिया जाए और जब तक सिद्धार्थ गौतम प्रव्रजित होकर के देश को त्याग करके राज सीमा से बाहर चले जाएंगे और कुछ समय अंतराल बाद युद्ध किया जाएगा, तो दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित राजा प्रसेनजित नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच करके युद्ध को टाल दिया गया था और सिद्धार्थ गौतम प्रवजित होकर के देश और गृह तक छोड़ करके चले गए थे। लेकिन उनकी बात को ध्यान में रखते हुए नगरवासियों ने जन जन से चर्चा करके इस मत के लोगों को तैयार कर लिया कि पानी के लिए खून बहाना उचित नहीं है। इसमें कोई
बुद्धिमता नहीं है। सिद्धार्थ गौतम ने जैसा सुझाव दिया था कि दोनों पक्षों के लोग आपस में मिल बैठकर अगर इस पानी की समस्या का समाधान हमेशा के लिए समझौते के आधार पर कर लेंगे और जो समझौते में शर्तें तय होंगी उसका पालन दोनों राज्यों के शासक लोग करेंगे तो खून खराबों से बचा जा सकता है। इसी बात को लेकर के जनमत तैयार हो गया था और उन्होंने सेनापति के चाहते हुए भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। युद्ध टल गया और टलाई नहीं बल्कि ये निर्णय हुआ कि हम युद्ध नहीं करेंगे बल्कि संधि के आधार पर समस्या का हल करेंगे। इस बात की जानकारी सिद्धार्थ गौतम को जब वे जंगल में थे, सतमार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उस समय के ऋषि मुनियों के आश्रम में भटक रहे थे। उनसे जानना चाहते थे कि किस मार्ग से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसी दौरान 5 और प्रावर्जक यानी गृह त्यागी सन्यासी कपिलवस्तु से हुए थे। वे पांचों के पांचों ब्राह्मण थे और उन्होंने जाकर के सिद्धार्थ गौतम को ये संदेश दिया, हे राजकुमार, आप जिस मकसद से कपिलवस्तु को त्याग करके आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, मुझे अवगत कराएं। तो उन 5 सन्यासियों ने बताया कि आपके आने के बाद जो शाक्य संघ ने कोली राज्य के विरुद्ध युद्ध का जो फैसला लिया था उस फैसले के विरुद्ध में कपिलवस्तु के लोगों ने जनमत तैयार करके संघ की नीति का विरोध किया और युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार युद्ध टल गया, युद्ध खत्म हो गया और आपका मकसद पूरा हो गया। अब सिद्धार्थ गौतम को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो किंचित विमूढ़ हुए, वो असमंजस में पड़ गए कि मैं यही चाहता था कि युद्ध न हो और युद्ध का खतरा टल गया तो मैं जो चाहता था वो हो गया। तो क्या अब मेरे को संन्यास्त बना रहना चाहिए या मुझे वापिस कपिलवस्तु में अपने राज्य में और राजगृह में जाना चाहिए वापिस, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया, युद्ध नहीं हुआ, मेरी विजय हो गई। अथवा अब मेरा संन्यास्त होने का कोई और लक्ष्य शेष है। इस सोच विचारे में सिद्धार्थ गौतम पड़ गए और सोचने लगे, क्या युद्ध की समाप्ति से के साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से चिंतन करने पर उन्होंने सोचा कि नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच,
भाई और बहन के बीच, साथी साथी के बीच जारी है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो यह संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। यह सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृह त्याग किया था। तथापि साथियों और कोरियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मैं घर नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरी समस्या ने जब व्यापक रूप धारण कर लिया है, मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोजना है। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहाँ तक बताते हैं? क्या वह इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है? वो हर परंपरा का स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्प था। सिद्धार्थ गौतम अब गहन चिंतन और मनन में उतर गए और उन्होंने सोचा कि युद्ध का कारण झगड़ा था। यानी मनुष्य के बीच में झगड़े की शुरुआत मतभिन्नता से होती है और मतभिन्नता झगड़े में परिणत होती है और झगड़ा युद्ध में परिणत हो जाता है। चाहे वो मनुष्य के निजी किसी भी स्वार्थ को लेकर के ये परिणाम पैदा हो सकता है। साक्यों और कोरियों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर के पैदा हुआ, लेकिन सिद्धार्थ गौतम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि झगड़े का मूल कारण क्या था। पानी तो था ही था, लेकिन पानी से पहले मनुष्य के मस्तिष्क में क्या था? वो इस फसाद के लिए क्यों तैयार हुआ? उसके पीछे मतभिन्नता थी और मतभिन्नता से झगड़ा पैदा हुआ दोनों पक्षों के सैनिकों में, और वो झगड़ा संघ के बीच में पहुंचा। और संघ चूंकि राज्य की बड़ी शक्ति थी, इसलिए उस शक्ति ने युद्ध का निर्णय ले लिया। तो क्या यह झगड़ा राज्यों के बीच में ही होता है? क्या इस झगड़े के समाप्त होने से मनुष्य मात्र की समस्याएं हल हो गई? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या अब शेष मानवता शांति से रहेगी? या इस तरीके की कोई मतभिन्नता, कोई फसाद, कोई झगड़ा पैदा होता है तो हमारे पास क्या कोई प्रतिपादित ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसा दर्शन है, ऐसा ज्ञान है जिसको हम प्रयोग करके उन समस्याओं से निदान पा सकें? सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, मैं पाता हूं कि राज्यों में झगड़ा तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्ग संघर्ष समाज में हर समय चलता रहता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग से मतभिन्नता के कारण झगड़ता रहता है और यह झगड़ा वर्ग में ही नहीं बल्कि जाति संघर्ष भी देश के अंदर जारी है। और जातियों में ही नहीं बल्कि मतभिन्नता के कारण बाप बेटे में झगड़ा है, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, माँ बेटे के बीच में झगड़ा है, भाई बहन के बीच में झगड़ा है। आखिर इस झगड़े का मूल कारण क्या है और समाधान क्या है? ये तथागत बुद्ध के सामने प्रश्न पैदा हो गया। इसलिए मतभिन्नता को और मतभिन्नता से
दुख माना। इसे तथागत बुद्ध ने कहा संसार में दुख है। दुख से मतलब ये नहीं है कि शारीरिक वेदना है। दुख का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई हाथ पैर टूट जाए उसी को दुख कहें, और हम बीमार हो गए तो उसको दुख कहें। जहां चित्त की शांति भंग हो जाए और जहां चित्त की शांति एक दूसरे के विचारों के कारण हो रही है, बहन की भाई के कारण हो रही है, भाई की दूसरे भाई के वजह से हो रही है, पति पत्नी के बीच में हो रही है, तो ये दुख है। जहां एक दूसरे की विचार की भिन्नता के वजह से मन की शांति भंग होने लगे, विवाद पैदा होने लगे, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए, इसे सिद्धार्थ गौतम ने दुख माना। इस दुख का कारण क्या है, यह सिद्धार्थ के सामने सवाल पैदा हो गया। और उस कारण का निवारण क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, क्या अब तक संसार में इसका समाधान उपलब्ध है, इस विषय में हमारा धर्म क्या कहता है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, अब तक का दर्शन क्या कहता है, और समाधि मार्ग और ध्यान मार्ग, ऋषि मुनियों का मार्ग क्या कहता है, मैं इस निष्कर्ष को जानना चाहता हूं। यह तथागत बुद्ध ने तय किया कि अभी ये समाधान दो राज्यों के बीच में चल गया है, लेकिन मेरा केंद्र बिंदु प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र है। मनुष्य समाज में दुख है, और ये मनुष्य समाज कैसे सुखना चाहिए, इनकी समस्या का समाधान कैसे हो, वो मार्ग मुझे चाहिए। और उस मार्ग के लिए उन्होंने सबसे पहले यह चुना कि मुझे अब तक जो उपलब्ध दर्शन है भारत का, धर्मशास्त्र हैं, उनमें क्या है, मैं उसका परीक्षण करना चाहता हूँ, उसका निरीक्षण करना चाहता हूँ और उसकी सत्यता को परखना चाहता हूँ। इसलिए मैं जब तक वापस नहीं लौटूंगा, जब तक उसका मूल कारण और उसका समाधान नहीं जान लूंगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें यह संकल्प दोहराया कि मैं अब वापस कपिलवस्तु को नहीं जाऊंगा, और जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक मनुष्य के बीच में जो दुख का कारण है उसका मूल कारण नहीं जान लूंगा, और उस मूल कारण को जान करके उसका निवारण नहीं जान लूंगा, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने अपने संकल्प को दोहराते हुए और ये संकल्प के साथ में अब वो परीक्षण शुरू करते हैं धर्मशास्त्रों का, ऋषि मुनियों का। तो सबसे पहले वो भृगु आश्रम पर रुकते हैं, और वह भृगु ऋषि के आश्रम में उस समय के बहुत ही उच्च कोटि के महान संत आराम काराम से भेंट होती है, और आराम काराम से वे जानना चाहते हैं कि गुरु आपके पास कौन सा मार्ग है, लोक कल्याण का क्या मार्ग है, आप जो भक्ति में लीन हैं उससे आप कौन सी शक्ति अर्जित कर ली है या करना चाहते हैं, मुझे भी वो मार्ग बताएं। तो आज की हम गाथा को यहाँ समाप्त करते हुए कल हम भारद्वाज भृगु ऋषि के आश्रम में संत आराम काराम से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस गाथा को हम कल बताएंगे। आज की वाणी को हम यही ज्ञान देते हुए आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सा जल्दी
ये बहुत छोटा ही चैप्टर था, ये जो है यहाँ से शुरू हुआ और ये चैप्टर भी